guys, a very warm welcome to you all as a behalf of our entire team of Anusandhan Commerce Coaching Center. This is Aparna Singh standing in the front of you all, and today I'm going to deal the most important topic of your BCom Business Law, that is the Indian Contract Act 1872. तो आज मैं आपके BCom Business Law चैप्टर 2 को लेकर आ गई हूँ, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एंड टॉपिक हमारा है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी भारतीय संविदा कानून 1872 1872। ठीक है, ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये वीडियो बीकॉम के बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज हमारे सिलेबस में ही हमें पढ़ना है। बट साथ साथ अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस एग्जाम में आपके लीगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज ये वीडियो आज बीकॉम के साथ साथ सारे एग्जाम्स के लिए भी हैं जिस एग्जाम में लीगल से क्वेश्चन उठकर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लीगल का, हमारे बीकॉम का, हमारे बिजनेस लॉ का, या फिर हमारे लॉ का। ठीक है, तो समझते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होते क्या है, इसकी हिस्ट्री कहां से है, कब ड्राफ्टिंग हुई, कब अमेंडमेंट की गई, कब पार्लियामेंट में पास हुई, ठीक है, कब इसको इन्फोर्स किया गया, कितने पार्ट्स थे। मैं सारे वीडियोस, सारे टॉपिक को हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको डील करने वाली हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड साथ साथ इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको डील करने वाली हूँ सेक्शन 2, जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। यानी जो भी कुछ मैं बताने वाली हूँ, सेक्शन 2 ABCD आपको दिख रहा होगा, ये सबको मैं आज डील करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी भारतीय संविदा कानून 1872 में आपको लागू किया गया था, सबको पता होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है, वो मैंने लिखा है यहाँ पे कि दिस एक्ट क्रिएट्स राइट इन पर्सोनिया नॉट राइट इन रेम। हिंदी में मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि यह कानून व्यक्तिबंधी अधिकार का निर्माण करता है। यहाँ आगे लिखा है मैंने सर्वलक्षी अधिकारी से संबंध नहीं रखता है। अब ये होता क्या है, दो वर्ड यहाँ पे आ रहा है, देखिए, राइट इन पर्सोनिया एंड राइट इन रेम, यानी यहाँ पे है व्यक्तिबद्ध अधिकार और सर्वलक्षी अधिकार। ये होता क्या है, तो अगर आपको कोई राइट मिली है और वो राइट आप सिर्फ एक पर्सन पे ही अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स आपका राइट सिर्फ एक पर्सन के अगेंस्ट है, तो उसको बोलते हैं क्या, राइट इन पर्सोनम। क्या बोलेंगे, राइट इन पर्सोनम, यानी व्यक्तिबद्ध अधिकार। अगर आपका अधिकार सिर्फ एक पर्सन के खिलाफ है, एक पर्सन पे ही आप उसको लागू कर सकते हो, तो क्या बोलेंगे, राइट इन पर्सोनम। और आपका अगला है राइट इन रेम, यानी सर्वलक्षी अधिकार, यानी आप यहाँ पे आपका जो लॉ आपको एक ऑर्डर देता है, आपको एक पावर देता है कि आप पूरे वर्ल्ड के खिलाफ एक्शन ले सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने पैसा मांगा, ए ने पैसा मांगा बी से कि भैया मुझे पैसा दो, मैं आपको 2 दिन बाद वापस कर दूंगा। ठीक है, अगर 2 दिन बाद ए पैसा वापस नहीं करता है, तो बी सिर्फ और सिर्फ ए पे कंप्लेन कर सकता है, उसके पास राइट है एक पर्सन के अगेंस्ट, तो बोलेंगे राइट इन पर्सोनिया। और अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो कि आपके आते हैं पर्सोनिया, आप यहाँ पे लिखा है मैंने, सॉरी, पर्सोनम होगा, और आपका अगला एक्ट आता है राइट इन रेम। वो क्या है कि वहाँ पे आपको राइट मिलता है पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट। जैसे आपका है पोजीशन का, आपका जो ज़मीन है आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आपका ज़मीन है आप कुछ भी बना सकते हो, उसके खिलाफ कोई बोले आप मानने वाले हो नहीं। ठीक है, तो हमें अब यहाँ से मतलब है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में राइट इन पर्सोनम से, यानी व्यक्तिबद्ध अधिकार से मतलब है, हमें राइट इन रेम को पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, इससे हमें मतलब रखना नहीं है और समझना है कि राइट इन पर्सोनिया क्या होता है, जहाँ पे आपको एक पर्सन के खिलाफ राइट मिलता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में हमें बस यही जानना है। आपको अगला आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हिस्ट्री क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बीकॉम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं इससे, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हिस्ट्री से। तो मैंने लिखा है, यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि इस एक्ट को ड्राफ्ट किया गया था 3rd लॉ कमीशन के द्वारा 1886 में। कब लागू किया गया था, 1886 में ड्राफ्ट किया गया था, सॉरी नॉट लागू, ड्राफ्ट किया गया था। और किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, तो द 3rd लॉ कमीशन के द्वारा। हिंदी मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, 1886 में इस एक्ट को ड्राफ्ट किया गया था और 3rd लॉ कमीशन के द्वारा लागू किया गया था। यहाँ पे हिंदी मैंने लिखा है यहाँ पे कि इस अधिनियम का जो प्रारूप है वो तीसरी विधि आयोग कब 1886 के द्वारा बनाया गया था। यानी एक आयोग था आपका तीसरा विधि आयोग, जो कि 1886 में आया था, उसके द्वारा इस एक्ट को बनाया गया था, ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, इससे क्वेश्चन उठ के हमेशा आते हैं, वीवीआई पोर्शन है, याद कर लीजिएगा। आपको अगला यहाँ पे आ रहा है, ध्यान दिया जाए, मैंने बोला कि बहुत सारे बार हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अमेंडमेंट की गई है, यानी संशोधन की गई है। तो संशोधन के बाद 1872 में हमारा एक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसको पार्लियामेंट में लाया गया था, यानी लागू किया गया था, पास कर लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अमेंडमेंट के द्वारा कब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्लियामेंट में आया था, तो 25 अप्रैल 1872 में ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे इंडियन पार्लियामेंट में आया था। हिंदी में यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि यह संशोधन के बाद 25 अप्रैल 1872 द्वारा निर्मित की गई थी। कहाँ से निर्मित की गई थी, भारतीय पार्लियामेंट से। ठीक है,
अगला हमारा टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई क्वेश्चंस है, वो हमारे यहाँ पे लिखा है मैंने कि 1 सितंबर 1872, ठीक है, 1 सितंबर 1872 को द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लागू कर दिया गया था, यानी ये फोर्स में आ गया था। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज केम इन फोर्स इन 1872, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने क्या कि 1 सितंबर को यह अधिनियम लागू हो गया था। तो ये था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्ट्री। क्या था आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक्ट को कब ड्राफ्ट किया गया था, तो कब 1886 में, किसके द्वारा, थर्ड लॉ कमीशन के द्वारा, यानी तीसरी विधि कानून के द्वारा इसको लाया गया था। कब, 1886 में उसके प्रारूप को लाया गया था, ठीक है। अगला आता है कि ड्राफ्ट के बाद 25 अप्रैल 1872 को द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इंडियन पार्लियामेंट में पास कर दिया गया था। और एक अगला हिस्ट्री बनता है आपका कि 1 सितंबर यानी 1 सितंबर 1872 को द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनफोर्स कर दिया गया था, यानी लागू कर दिया गया था पूरे इंडिया में, ठीक है। ये था हमारा हिस्ट्री। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के गारंटेड पूछे जाएंगे, या फिर आपका कंप्यूटर एग्जाम हो या फिर बीकॉम में तो पूछे जाते हैं, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कितने भाग हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 पार्ट में बांटा गया है। मैंने लिखा है, फर्स्ट पार्ट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है यहाँ पे संविदा कानून के सामान्य सिद्धांत। आपका सेकंड आता है यहाँ पे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट यानी विशेष अनुबंध। आप ध्यान दो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझौता कहीं बोलते हैं, कहीं अनुबंध बोलते हैं, कहीं ठेका बोलते हैं, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो 2 भाग में बांटा गया है। इस 2 भागों के बारे में हमें जानना कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट में क्या क्या आते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे एग्रीमेंट आता है फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट आपका किस पार्ट में आता है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आता है या फिर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। तो क्या मार के लाएंगे आप, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड आपको यहाँ पे है इशेंसेस ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पे लिखा है यहाँ पे वैध अनुबंध के अनिवार्य। ये भी कहाँ आते हैं, तो आपके फर्स्ट पार्ट में आते हैं। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। लास्ट में आपको पढ़ना है, सेक्शन 2 में सब कुछ आपको बताया गया कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज एग्रीमेंट, व्हाट इज प्रॉमिस, सब बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। अब ये समझते हैं कि किस टॉपिक में क्या क्या आते हैं। आपका अगला आता है कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो आपका आता है, ध्यान दिया जाए, आकस्मिक अनुबंध, पार्ट फर्स्ट में आता है। सेकंड आपका है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का प्रदर्शन, ये भी आता है पार्ट फर्स्ट में। अगला है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी निहित थे का, ये भी आता है कहाँ, पार्ट फर्स्ट में। बस आपको समझना है, ये एग्जाम्पल्स है, ये टॉपिक्स नहीं है, समझने नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये आपके पार्ट फर्स्ट में इतने सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। अब आपका वीवीआई टॉपिक है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी विशेष अनुबंध। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में आपकी इतने सारी चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं, याद कर लेना है, भूलना नहीं है हमें। वो हमारा फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, यानी क्षतिपूर्ण और गारंटी का अनुबंध। आगे कोई दिक्कत आपने कॉन्ट्रैक्ट की, अगर कोई सामान टूट गया या फिर किसी गारंटी पे अगर कोई बात आती है तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट में इसको डील करते हैं। और लिखा मैंने, लिख लीजिएगा आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट फर्स्ट है वो आपको मैंने लिखा है सेक्शन 124 से 147 के बीच में ये सेक्शन आपके आते हैं, याद कर लेना है। वीवीआई क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जो आपका मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, यानी क्षतिपूर्ति और गारंटी का अनुबंध कहाँ से कहाँ के बीच में है, तो सेक्शन नंबर 124 से 147 तक। आपका अगला आता है सेकंड में कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, यानी हिंदी इसका दिया है मैंने क्या कि जमानत और प्रतिज्ञा का अनुबंध, तो ये आपका आता है 148 से 181 के बीच में। ये भी लिख लीजिएगा, सेक्शन नंबर 148 से 181 के बीच में ये आता है, ठीक है। आपका अगला टॉपिक लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी, यानी है एजेंसी का अनुबंध, एजेंसी को एजेंसी ही बोलते हैं। ये आपका आता है आर्टिकल 100 सेक्शन, सॉरी नॉट आर्टिकल, 82 से 238 तक, 182 से 238 तक आपको मैंने प्रोनाउंस कर दिया। आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज वीवीआई टॉपिक है, ठीक है। देखिए मैंने जो यहाँ तक बोला ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, हमें समझना अभी आगे है। ये है हमारा सेक्शन 2, ये समझना होता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही है। यहाँ तक तो हिस्ट्री था कि मे भी क्वेश्चन पूछ दिया तो हम बना लेंगे, ठीक है। मेन टॉपिक हमारा वहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट करेंगे वहाँ पे। तो उससे पहले मैं आपको लिखा है मैंने अमेंडमेंट, ठीक है। अब देखना है कि इस एक्ट में, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने बार अमेंडमेंट की गई है, कब कब अमेंडमेंट की गई है। तो लिखा मैंने, देखिए 1886 में अमेंडमेंट हुई थी एक बार, ठीक है, 1891 में हुई थी, आपका अगले है 1899 में हुई थी, 1930 में हुई थी। 1930 में जो अमेंडमेंट हुई थी उस अमेंडमेंट के द्वारा द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को लाया गया था।
अगला है 1932 में, ठीक है, इसमें आपका द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लाया गया था। आपको अगला है 1951, 1988 एंड 1992। ये सारे आपके ईयर हैं जिस ईयर में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था। आपको याद कर लेना है, 8 बार अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, कब हुई है याद कर लेना है, क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए हमें बस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एंड हमें ये देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बनते हैं, पहला तो हिस्ट्री से जो मैंने बताया आपको। एंड अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक से क्वेश्चंस हर साल आते हैं। सबसे विविध टॉपिक है वो आपका है फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी, यानी सेक्शन 2 में बताएगी आपको मौलिक शब्दावली, यानी इसमें कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो कि आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बार बार आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वो सारे शब्द को समझना पड़ेगा एंड इससे क्वेश्चंस हर साल आते हैं बच्चा। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझते हैं क्या, ठीक है। आपको दिया मैंने आर्टिकल 2A प्रपोजल है, यानी क्या है, प्रस्ताव है। अच्छा, व्हाट इज प्रपोजल? प्रपोजल होता क्या है? आपने बार बार वर्ड सुना होगा। सिंपल सी बात है, आप कभी भी अपने विल को किसी के सामने एक्सप्रेस करते हो, मीन्स अ पर्सन हु एक्सप्रेस, या फिर अ टर्म व्हेन यू विल एक्सप्रेस योर विल इन द फ्रंट ऑफ एनीवन, दैट इज नॉन एज क्या, प्रपोजल। तो सिंपल सी बात है, जब आप अपने मन की इच्छा किसी और के सामने उसको लाते हैं, उसको दर्शाते हैं, तो क्या हो जाता है, प्रपोजल हो जाता है। सिंपल सी बात है कि ए है और बी एक पर्सन है, ठीक है। ए बोलता है कि मुझे ये कलम बेचनी है, मुझे ये कलम बेचनी है। ए ने अपनी इच्छा को बी के सामने दर्शाया, तो ए क्या लेकर आया, प्रपोजल लेकर आया। तो प्रपोजल मतलब क्या, जब आप अपनी मन की इच्छा किसी और के सामने उसको एक्सप्रेस करते हो तो क्या बन जाता है, वो प्रपोजल बन जाता है, ठीक है। ये सेक्शन 2A में बोला गया है। देखिए क्वेश्चन हमेशा आपको आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कब कहाँ से निकला है, तो आप बोलोगे सेक्शन 2H से, सेक्शन 2H से कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन निकला है। ये वीवीआई टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, मैंने आपको इसलिए पहले बोल दिया, ठीक है। 2A समझ में आ गया हमें। चलते हैं 2B में। क्या है 2B में? आपके यहाँ प्रॉमिस आता है, यानी वायदा आता है, ठीक है। व्हाट इज प्रॉमिस? तो सिंपल सी बात है, जब आप प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो प्रॉमिस बदल जाता है। यानी जब भी आपका प्रस्ताव आप स्वीकार कर लेते हो तो जो स्वीकार किया हुआ प्रस्ताव है वो किसमें बदल जाता है, तो वादा में बदल जाता है। सिंपल सी बात है, ए ने बोला कि मुझे कलम बेचनी है, ठीक है, उसने प्रस्ताव लाया एंड बी ने बोला कि हाँ मैं तुम्हारा कलम लूँगा। उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, उसने प्रपोजल को क्या किया, एक्सेप्ट, स्वीकार कर लिया। तो जैसे ही बी बोलेगा कि हाँ मैं आपके कलम को खरीदूंगा, जो आपका प्रपोजल है वो क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, स्वीकार हो गया। अब वो प्रपोजल बदल देगा कहाँ, प्रॉमिस में, ठीक है। कोई डाउट? आई होप ये कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। जब भी आप किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तो क्या बन जाता है आपका, वो प्रॉमिस, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है 2C। वो क्या है, मैंने लिखा है प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। सपोज दैट मैंने बोला कि यहाँ पे ए ने बी को अपनी बात रखी, तो क्या बन जाएगा, वो प्रपोजल, ठीक है। यहाँ पे जो आपका बी है उसने बात को मान ली, तो क्या बन जाएगा, वो प्रॉमिस, ठीक है। अब आपका अगला है प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला कि वो पर्सन जो प्रपोजल लेकर आता है, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, प्रॉमिसर। क्या बोलेंगे, प्रॉमिसर। एंड वो पर्सन जो कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, बात मानता है, वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉमिसी। यानी ए ने बोला कि मुझे आपको कलम बेचनी है एंड बी ने बोला कि हाँ मैं खरीदूंगा, तो ए क्या हो जाएगा, प्रॉमिसर, एंड बी जिसने बात मानी वो क्या हो जाएगा, प्रॉमिसी। यहाँ तक कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। यानी वादा करने वाला और एक होता है वादा निभाने वाला, ठीक है। आप अगला मैंने लिखा है कंसिडरेशन, यानी प्रतिफल। ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसिडरेशन होता क्या है, तो आपको पढ़ना होगा, आपने पढ़ा होगा लीगल के बुक में। कंसिडरेशन मतलब होता है कि वो चीज़, वैसा चीज़ जिसका कानून के नज़र में कोई वैल्यू होगा, यानी समथिंग विच हैज़ अ वैल्यू इन द साइट ऑफ लीगल, इन द साइट ऑफ लॉ। मीन्स कानून के नज़र में जिसका वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, हम कंसिडरेशन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ए ने बोला बी को कलम देने के लिए एंड बी क्या बोलेगा कि हाँ मैं तुमको उस कलम के लिए पैसा दूंगा, ठीक है। तो ए जो कलम देता है वो हो गया ए का कंसिडरेशन एंड बी जो कलम के लिए पैसा देता है वो क्या हो जाएगा, बी का कंसिडरेशन। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है, समझ में आगे बात हमें यहाँ तक। यानी वो चीज़ जिसका कोई वैल्यू, पेन का वैल्यू है, पैसे का वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन हो जाता है, ठीक है। आपका प्रतिफल मतलब रिजल्ट है। सिंपल सी बात है, आप पेन दे रहे हो, उस पेन के बदले पैसा लोगे, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसके बदले आपको कुछ मिले, तो वो क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन हो जाता है। आपने पेन दिया, ये आपका कंसिडरेशन है, आपको बाद में पैसा मिल जाएगा। एंड सामने वाले ने पैसा दिया, वो कंसिडरेशन है, उस पैसे के बदले वो क्या लेगा, पेन लेगा, ठीक है। आपका अगला टॉपिक आता है 2E एग्रीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक है, याद करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, कभी भूलना नहीं हमें। जब भी प्रॉमिस और कंसिडरेशन दोनों एक साथ आते हैं क्या बन जाते हैं, आपका
एग्रीमेंट। मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि ए और बी ने बोला कि हाँ वो आपको सामान देगा एंड बी बोला कि हाँ वो सामान लेगा। यहाँ तक क्या हुआ, प्रॉमिस हुआ। लेकिन अब ए बोलता है कि सामान के बदले मुझे पैसे चाहिए एंड बी बोलता है कि कोई बात नहीं मैं पेन लेकर पैसा दे दूंगा। तो क्या बन जाएगा, आपका एग्रीमेंट बन जाता है। यानी प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन किया गया बात क्या बन जाएगा, आपका एग्रीमेंट। कोई डाउट? ठीक, दो बंदे हैं, दो बंदे के बीच में कोई भी बात होती है, मैं सामान दूंगा या फिर आप सामान लोगे, तो उस लेने देने के बीच में कंसिडरेशन होनी चाहिए। यानी लेन देन के लिए आप कुछ ना कुछ आप देते हो, आप लेते हो, तो क्या बन जाता है, आपका एग्रीमेंट बन जाता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप पैसा ही लोगे, पैसों के जगह कुछ भी आप कर सकते हो, बस आपको कंसिडरेशन देनी है। ठीक है, तो जब भी आपका प्रॉमिस कंसिडरेशन के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है, हमारा एग्रीमेंट। हमारा अगला वर्ड यहाँ पे आ रहा है कि व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब क्या कि एक दूसरे का वादा। ए का वादा था पेन देने का बी को और बी का वादा था पैसा देगा बी को, तो ये क्या हो गया, आपका वादा। यानी आप सिंपल से बात है, यहाँ पे ए वादा दे रहा है बी को कि वो उसको पेन देगा एंड बी क्या कर रहा है वादा कि हाँ वो पेन के बदले पैसा देगा, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यानी कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में आपको रेसिप्रोकल प्रॉमिस होना जरूरी होता है। हिंदी बोलेंगे उसको क्या, पारस्परिक वादे। ठीक है, आपको अगला था 2G। वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं यहाँ तक, 2F तक तो समझ में आ जाती है। यानी जो भी मैंने यहाँ तक बताया, यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता होगा, बट यहाँ से जो टॉपिक है समझने वाली बात है, समझते हैं क्या 2F वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हिंदी मैंने बोला शून्य समझौता, यानी वैसा समझौता जिसका कानून के नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं हो, कोई वैल्यू ही नहीं हो, वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। सिंपल सी बात है, एग्रीमेंट से पहले आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में एग्रीमेंट कर देते हो जिसके बारे में एग्रीमेंट करना इम्पॉसिबल है, तो क्या बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। सिंपल सी बात है कि आपने एग्रीमेंट की, ए और बी दो पर्सन हैं। ठीक है, ए के पास एक पेन था, ध्यान दिया जाए, ए के पास क्या था, एक पेन था और ए ने बोला बी को कि मैं आपको पेन दूंगा। ठीक है, पेन देने से पहले ही ए की पेन टूट चुकी थी, ए की पेन टूट चुकी थी, तो क्या एग्रीमेंट हो पाएगा कभी, इम्पॉसिबल है। आपने एग्रीमेंट उस चीज़ के बारे में की जिस चीज़ का अस्तित्व है ही नहीं, तो उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम, वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं, शून्य समझौता बोलते हैं। आपका सब्जेक्ट मैटर मिसिंग है, मीन्स क्या, हमारा सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या कि पेन था हमारा सब्जेक्ट मैटर और पेन ही नहीं था और आपने पेन के लिए एग्रीमेंट कर दी, तो इस एग्रीमेंट को क्या मानेंगे, शून्य समझौता बोलते हैं, यानी वर्ड एग्रीमेंट बोलते हैं। आपने बार बार सुना होगा एक वर्ड होता है कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। ठीक है, सामने वाला बोला ठीक है भैया तुम चांद तारे तोड़कर लाओ, मैं आपको पैसा दूंगा। क्या ये पॉसिबल है चांद तारे को तोड़ना, तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, आपका वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा, यानी जो कि इम्पॉसिबल हो। आपने इम्पॉसिबल मैटर पे एग्रीमेंट कर ली तो बोलते हैं हम क्या, वॉइड एग्रीमेंट, यानी शून्य समझौता। ये वीवीआई टॉपिक ही आपका, इस 4 टॉपिकों से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो आपको समझना होगा। ठीक है, अब वर्ड आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, समझौता क्या होता है, अनुबंध क्या होता है, ठेका क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सिंपल से बात ध्यान दिया जाए, एग्रीमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एग्रीमेंट्स आपका तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला एग्रीमेंट लॉफुल और दूसरा क्या होता है आपका अनलॉफुल। पहला क्या होता है आपका लॉफुल एग्रीमेंट, मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 काइंड्स के। पहला होता है लॉफुल और दूसरा होता है अनलॉफुल। ध्यान दिया जाए, जो आपके अनलॉफुल एग्रीमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, वॉइड एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो कि अनलॉफुल है, कानून के नज़र में उसका कोई वैल्यू नहीं है या फिर इम्पॉसिबल है, तो क्या बोलेंगे हम, वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन ऐसा एग्रीमेंट भी होता है जो लॉफुल हो, क्या हो, लॉफुल हो, तो लॉफुल एग्रीमेंट ही क्या बन जाता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जिसका कानून के नज़र में वैल्यू हो, वो कानून के नज़र में इन्फोर्सिबल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैसा एग्रीमेंट जो कि लॉफुल हो, लॉफुल इन्फोर्सिबल हो, वो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है समझ में आ गया आपको, एग्रीमेंट जो कि लॉफुल हो। ठीक है, यानी अनुबंध। आपका अगला यहाँ पे आ रहा है वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम पढ़ तो रहते हैं, समझ पाते नहीं है। बीकॉम आपके एग्जाम में, अगर बीकॉम का एग्जाम दे रहे हैं आप, बीकॉम पार्ट 1st, 2nd, 3rd, हर एक ईयर के एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन आता ही आता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन कि वर्डेबल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो आपको एक प्रिंसिपल दे देगा, फैक्ट दे देगा एंड ऑप्शन पूछेगा कि बताइए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वर्डेबल था, वॉइड था या फिर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट था या फिर एग्रीमेंट था, तो आपको ऐसे ऑप्शन को मानना पड़ता है। ठीक है, उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि व्हाट इज वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी शून्य करणीय संविदा क्या होता है। आपका अगला वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, शून्य अनुबंध क्या होता है।
आपका टॉपिक क्या मैंने बोला यहाँ पे, चलते हैं हमारा 2I पे। वो क्या है, सेक्शन 2I पे वो है वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी हिंदी आपका शून्य करणीय संविदा। ये क्या होता है समझते हैं कि सिंपल सी बात, एग्जांपल लेते हैं फिर से। मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि ए को बी अपनी कलम बेचनी है बी को, ठीक है। ए लेकर आता है प्रस्ताव कि भैया मेरा कलम ले लो, पहले क्या आया, प्रपोजल आया, ठीक है। बी मना कर देता है, मान लेते हैं, और उसके बाद ए बी को डराता है, धमकी देता है, या फिर हर्ट का, ग्रीवियस हर्ट का, फियर ऑफ इंजरी, किसी चीज़ का क्या करता है, उसको फियर देता है, ध्यान दिया जाए। एंड बाद में बी क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी एलिमेंट्स फुलफिल हो गई, प्रॉमिस भी हो गया, ठीक है, एग्रीमेंट भी हो गई। एंड पेन बेचना कानून की नज़र में बुरी बात भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो धमकी से काम करवाई जा रही है, क्या ये काम सही है? हो सकता है आगे बी कंप्लेन कर दे कि मेरे से धमकी से कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया था, तो उसको बोलेंगे क्या, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। अगला वर्ड हमारा आता है, इसको हिंदी बोलते हैं क्या, शून्य करणीय संविदा, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपका अगला यहाँ पे वर्ड आता है, व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी शून्य अनुबंध क्या होता है। तो समझते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट सही था। अब सिंपल सी बात है, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप लास्ट तक वो कॉन्ट्रैक्ट आपका सही हो, और कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज नॉट बी राइट। मीन्स क्या कि सिंपल सी बात है कि आप पढ़ रहे हो या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वो काम आगे सही करोगे, मे भी गलत हो जाए, ठीक है। तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहले तो सही था बट बाद में या तो कानून की नज़र में वो गलत हो गई है, ठीक है, या तो वो इम्पॉसिबल हो गया करना, तो क्या बन जाता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल से मैंने एग्जांपल दिया था आपको, एग्जांपल है, आपको बार बार एग्जांपल आता है कि एक लड़की थी, ठीक है, उसके घर वालों ने उसका शादी का रिश्ता तय कर दिया था, ठीक है। एक लड़की थी, उसके घर वालों ने क्या किया था, शादी का रिश्ता तय कर दिया था। अब एग्जांपल समझते हैं डिफरेंस। इस एग्जांपल से आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और मैंने बोला वॉइड एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या समझ में आ जाएगा, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में और वॉइड एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या समझ में आ जाएगा, बहुत समझना, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल लेते हैं कि ए लड़की है, ठीक है, उसका आप शादी का रिश्ता उसके पापा या मम्मा को भी दोनों मिलकर एक लड़के से फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट हो गई, लड़के वाले राजी हो गए, लड़की भी राजी थी, ठीक है। लेकिन ध्यान दिया जाए, मैंने क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट तो हो गई एंड कॉन्ट्रैक्ट हुई कि 2 महीने बाद शादी आपकी होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट में बात रखी गई। 2 महीने बाद क्या होगी, दोनों की शादी होगी। 1 महीने बाद लड़की मर जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो कॉन्ट्रैक्ट सही था, कोई इलीगल बात नहीं थी, ठीक है। 1 महीने बाद लड़की मर गई, तो क्या अब कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है? नहीं है। बाद में क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। मैंने क्या बोला कि वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले सही था बाद में या तो इम्पॉसिबल हो जाए या तो गलत हो जाए, तो क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ए के पापा, एक लड़की है, उसके पापा ने उसका शादी तय कर दिया एंड शादी तय करने से 4 दिन पहले लड़की मर चुकी थी, ठीक है। उसके पापा को जानकारी नहीं थी, 4 दिन पहले क्या लड़की मर चुकी थी, तो ये क्या हो जाएगा आपका वॉइड एग्रीमेंट। क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। ध्यान दो, पहले मर चुकी थी यानी पहले सब्जेक्ट मैटर आपका गायब है, एग्रीमेंट करने से पहले सब्जेक्ट मैटर क्या गायब है, तो क्या बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। और वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होने के कुछ समय बाद कोई दिक्कत आ गई या फिर वो करना इम्पॉसिबल हो गया या फिर कानून की नज़र में गलत हो गया, तो क्या बन जाता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी शून्य अनुबंध। आई होप कि जो आपका सेक्शन 2 है वो क्लियर हो गया होगा। बट मेरे हिसाब से आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो इस वीडियो में क्लियर हो गया है। बीकॉम का चैप्टर 2 था आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा कानून। तो मिलते हैं आपके चैप्टर 3 के साथ। उससे पहले गाइस मैं हमेशा बोलूँगी कि चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, वीवीआई टॉपिक है। इस टॉपिक को बार बार समझिएगा, देख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, बिकॉज मैंने आपको सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं हिंदी एंड इंग्लिश में। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो मिलते हैं आप अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, यानी बीकॉम का चैप्टर 3 लेकर। तब से के लिए धन्यवाद। उससे पहले गाइस आपके एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम हो चुका है, कुछ बोर्ड्स के एग्जाम बाकी हैं, कुछ बोर्ड्स के हो गए हैं, बट जो भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे सारे कुछ आप पढ़ लीजिएगा एंड सबको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जिसके एग्जाम हो चुके हैं उनके लिए तो मैंने पहले ऑल द बेस्ट बोल दिया था। एंड अभी जो एग्जाम होने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए हैं, बाकी बिहार बोर्ड के एंड जैक बोर्ड के तो हो चले, ठीक है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बीएसटी के लिए, अकाउंट्स के लिए, सबको अच्छे से एग्जाम देना। 12th क्लियर कीजिए और 12th क्लियर करने के बाद जो मेरे बीकॉम के वीडियोस हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।